हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, एक क्लास हमारी आ चुकी है, आज हमारी दूसरी क्लास है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक, कुछ आपके एक बच्चे का डाउट भी हो वो भी हम लोग इस सेक्शन में क्लियर करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हम कवर कर चुके थे। इसके बाद हमने क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा था। क्वाड्रेंट किस किस तरीके से आपका कोई भी फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव होता है। यहाँ पे बच्चे का डाउट है, वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कहा था, मैंने ढंग से कमेंट नहीं पढ़ा, एक बार आपको बताता हूँ मैं। हाँ, उन्होंने कहा कि सर कॉस क्या रहेगा। ठीक है, जिस चीज़ पे उन्होंने पॉइंट आउट किया है ना, वो चीज़ एक्चुअली मेरा सेंस वहाँ बोलने का ये कुछ और था, बच्चे ने कुछ और समझाया वहाँ पे। ठीक है, वो शब्दों पे गया है, भावनाओं पे नहीं गया है। ठीक है, देखो क्या होता है यहाँ पे, जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है ना, यहाँ पे आपके सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या रहेंगे, आपके पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ आपका साइन और कॉसेक ये दो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब 90 से लेके 180 डिग्री तक आपके साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, उन्होंने शायद से गलत सुना, या उन्होंने गलत उस चीज़ को गलत वे में ले लिया। कॉस की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव, और फोर्थ में फिर से वापस क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। मेरा बोलने का मतलब वहाँ पे ये था कि आपकी जो वैल्यू रहेगी कॉस की, -1 और 1 के बीच में रहेगी। यही इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, इसके बीच में रहेगी। ये वहाँ पे वो पॉइंट था। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। उसके बाद हमने क्या किया था, कुछ इस तरीके से हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, जो आपकी बेसिक प्रॉपर्टी वाले फॉर्मूले हैं, जो आपको ध्यान रखना है। इसमें उन्होंने कहा था कि सर ऐसे कैसे कट जाएगा, एनसीईआरटी में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। भैया एनसीईआरटी में तो बहुत कुछ मेंशन नहीं है। एनसीईआरटी में तो एक ही टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे। ठीक है, अगर एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ और सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, और सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स अगर एनसीईआरटी का सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट होता, तो जेई मेंस और एनडीए में एनसीईआरटी क्वेश्चन क्यों नहीं आते हैं? कभी भी नहीं आते। जेई मेंस का पेपर उठा लो, एनसीईआरटी अगर एक भी क्वेश्चन दिख जाए, एनसीईआरटी सिर्फ आपके बेस है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया था। ठीक, कि आप यदि आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, एट दैट टाइम पे दोनों हट जाते हैं, ओनली आपका एक्स बच जाता है। ओनली क्या बच जाता है, एक्स, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। वहाँ पे आंसर आपके पास था। वहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, मुझे ध्यान नहीं है अभी, शायद से इस तरीके से था। सपोज यहाँ पे पाई/3 था, तो मैंने कहा था कि आपका सिर्फ पाई/3 बच जाएगा, पाई/3 बच जाएगा। उन्होंने कहा सर एनसीईआरटी में कहीं पर मेंशन नहीं है कि पाई/3 बच जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत कुछ मेंशन नहीं होता है, हमें खुद समझना होता है। तो आपके पास जो मैंने चीज़ें उठाई है ना, एक्चुअली ये उठाई है, मैंने एनसीईआरटी का ही स्क्रीनशॉट मारा है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में ये चीज़ मेंशन है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आपके एंगल्स के बारे में। कॉस सेक कॉट आपके 3 अलग केस हैं, जिनमें हमें पाई से माइनस करना पड़ता है एंगल को, बाकी सब में नेगेटिव साइन आगे आता है। उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। और आज हम लोग क्या करने हैं, हाँ, डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट था कि सर डोमेन और रेंज में आपने कहा कि सर रेंज आपका -1 से 1 होती है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। देखिए, अगर हम नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, तो रेंज आपने करेक्ट कहा कि -1 से 1 होती है भैया साइन की, और -1 से 1 होती है आपकी क्लोज इंटरवल के साथ कॉस की, दोनों की रहती है। लेकिन उस टाइम पे बात हो रही थी आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपका 0 से पाई क्या रहेगा, इसकी रेंज रहेगी, -π/2 से π/2 साइन की रेंज रहेगी। ये चीज़ है, तो वहाँ पे मैंने बात करी थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। ठीक है, ना कि आपकी नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। तो वो चीज़ ध्यान रखिए, वर्डिंग पे ना जाएँ। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखिए, पहला आपका, यदि आपके साइन और कॉस दोनों, यदि आपके एंगल सेम है इनवर्स में, तो एट दैट टाइम पे आंसर डायरेक्ट π/2 हो जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके साइन और कॉस के जो एंगल होते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी बात क्या आती है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इट इज π/2। सेकेंड आपका आता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये 3 कंडीशन जहाँ कहीं भी आपको दिख जाए, आंख बंद करके π/2 आंसर लिख देना, काम खत्म। इतने में ही काम खत्म हो जाएगा। ज़्यादातर एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि एनडी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। बच्चे सोचते हैं, क्योंकि बच्चों का दिमाग उसे, देखो एग्जामिनर को पता है बच्चा कब आपका मिस्टेक करेगा।
वो पहले 10 क्वेश्चन ऐसे हार्ड हार्ड पकड़ा देगा कि आपका दिमाग बिल्कुल इस तरीके से काम करेगी, बस बहुत चीज़ है। तो वहीं पे एक इजी क्वेश्चन डाल देगा, तो बच्चे का दिमाग वहाँ पे क्या चल रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन कुछ और ही है, कुछ भयानक ही क्वेश्चन है। लेकिन वो थोड़ा सा प्रेशराइज करे, थोड़ा कूल माइंड तरीके से देखे, तो ये आपका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और आपका एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। आपका देखिए, उसके बाद आपका आता है साइन इनवर्स एक्स। जैसे कि हम लोग नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन में पढ़ते थे, हम लोग यहाँ पे पढ़ते थे साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 कॉसेक ऑफ एक्स, ऐसे ही पढ़ते थे, ठीक है। लेकिन अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपका क्या आता है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक 1/x। ये आपका आ जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। इसी तरीके से आपके सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इस तरीके से क्या करेंगे, आपके वेरी करेंगे। नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको बता दूं सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा आप उसको कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो फंसता चला जाएगा, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड होता ही नहीं है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बस ट्रेंडिंग ही क्वेश्चन आते हैं, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके, अगर आपको ध्यान से देखो ना तो आपके पास जो फॉर्मूला है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो आपके पास होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू ऑफ थीटा, ठीक है। या आप एक्स की फॉर्म में ले लो, साइन 3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 साइन ऑफ एक्स माइनस 4 साइन क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ से अगर मैं तीनों में साइन बाहर लेता हूँ, इस राइट हैंड साइड में साइन अगर मैं बाहर लेता हूँ तो इन्वर्स आ जाता है आपके पास। रूल नहीं बता रहा हूँ, फिर आप फिर वर्डिंग पकड़ोगे तो वो चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 3x माइनस 4x क्यू, ठीक है। इस तरीके से वो बन जाता है। लेकिन यहाँ ऐसे होता नहीं है एक्चुअली, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसे हम डायरेक्ट बाहर नहीं निकाल सकते, ये आपके फॉर्मूले के विरुद्ध है, आपकी गणित के विरुद्ध है, ये दूसरा तरीका होता है, ठीक है। तो मैं आपको समझाना यही चाह रहा हूँ कि फॉर्मूला वही है, बस हम क्या करते हैं जो आपका फंक्शन है उसको बाहर निकाल के इनवर्स की में रख लेते हैं, ताकि आपको किसी भी फॉर्मूले समझने में आसानी हो। मैं सिर्फ फॉर्मूले समझने के लिए चीज़ कह रहा हूँ, ठीक है। तो यही बेसिकली क्या है, साइन थीटा का फॉर्मूला है। आगे यदि अब यहाँ पे देखो आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला ये क्वेश्चन दे रखा है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, ठीक है। यहाँ पे बच्चों लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा हमने लेट कर लिया, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या चीज़ बन रही है, ध्यान से देखना, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू ऑफ थीटा, और ये जो फॉर्मूला होता है ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। यानी कि अब मेरे पास आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 3 थीटा आपके पास नॉर्मली बच जाएगा। अब थीटा की वैल्यू जब वापस डालेंगे, थीटा की वैल्यू जैसे हम वापस डालेंगे तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, साइन इनवर्स x यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 3 साइन इनवर्स x, ठीक है। और यही आपका LHS में आंसर है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कॉस को भी प्रूव कर सकते हैं। यहाँ x की वैल्यू आप लेट कर लो कि आपकी कॉस ऑफ थीटा होती है, वो कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा और आपका LHS के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आपके पास होते हैं ना, वो सारे आपको लेट करने पड़ते हैं। आपको मानना पड़ता है कि आपकी x की वैल्यू ये है, और ये नहीं कि यहाँ पे आपको दिख जाएगा खुद ही कि यहाँ पे क्या चीज़ डलने वाली है। ऐसे नहीं कि वहाँ साइन थीटा डालना, कॉस थीटा डाल के बैठे तो आंसर तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो वो आपका खुद का दिमाग है, वो लॉजिक आपको खुद समझना पड़ेगा। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं फिर आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन और है 10x प्लस वाई। अगर मैं बात करूँ 10x प्लस वाई की, तो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमारे पास क्या होता है, 10x प्लस वाई का जो हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों, वो क्या होता है 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y, ये मेरे पास होता है। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ करो, अगर मैं 10 को बाहर ले लूँ तो मेरे पास अंदर क्या बचता है, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, तो सेम ऐसा ही तो है, कुछ नहीं कर रहे हम लोग। जो इन्वर्स है वो बाहर आ रखा है। तो इन्वर्स और नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री को मैं आपको एक डिफरेंस बता रहा हूँ कि क्या इनमें बेसिक डिफरेंस है। कुछ नहीं है, यहाँ पे आप 10 को साथ लेके चल रहे हो, यहाँ से 10 हटा रखा है, इसलिए वहाँ एक्स वाई आ रखा है। क्लियर हो गया? तो ये आपका है। इसमें कंडीशन क्या है, x प्लस वाई जब आप लोगे 10x प्लस वाई, एट दैट टाइम पे जो x y की वैल्यू रहेगी वो लेस देन 1 रहेगी। वो क्या रहेगी, लेस देन 1 रहेगी। नेगेटिव साइन जब यहाँ पे आएगा तो सेम फंक्शन ऊपर नीचे जो आपको पढ़ा है नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, कंडीशन आपकी ये वाली रहेगी। तो ये आपका फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले बच्चों आपको याद करके रखने हैं ताकि हम क्वेश्चन को क्या कर सकें, हिट कर सकें। 2 क्वेश्चन अब देखो यहाँ पे नॉर्मल जो हम लोग पढ़ते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 10 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 10
टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये आपका होता है 2 tan ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही चीज़ होती है। अब यहाँ पे देखो, यदि मैं यहाँ से tan बाहर निकालूँ तो 2 थीटा अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर यही बचेगा, या x मान के चलो, थीटा थीटा की जगह x मान के चलो, तो यही चीज़ यहाँ पे बन रही है। तो 3 फॉर्मूले आपके होते हैं tan 2 थीटा को, जिनको हम 2 tan इनवर्स पढ़ते हैं, जिनको हम क्या पढ़ते हैं इनवर्स में, 2 tan इनवर्स। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे मेरे पास बाहर cos थीटा है तो अंदर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, cos थीटा निकालना पड़ेगा, cos थीटा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा tan 2 थीटा का। क्लियर हो गया? यदि मुझे मेरे पास बाहर साइन दे रखा है और अंदर भी मुझे साइन बनाना है ताकि मैं कैंसिल कर सकूं, तो एट दैट टाइम पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मेरे पास बाहर आपका कॉट है या कुछ और चीज़ है और मुझे दोनों को tan tan बनाना है, तो उस टाइम पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से क्या होते हैं आपके क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ प्लस नहीं, यहाँ माइनस आएगा, tan 2 थीटा का, तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक हो गया? तो इस तरीके से क्या करना है आपको, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पे साइन के केस में अगर साइन का पूछता, साइन टू तब आपका प्लस आता है, अदरवाइज नहीं आता। तो यहाँ पे मिस्टेक थी, ठीक है, वो चीज़ ध्यान रखना। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आते हैं आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन। एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको तभी सॉल्व होंगे जब आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स आएगी। ट्रिग्नोमेट्री टेबल से आपको याद होनी बहुत ज़रूरी है। वो टेबल्स क्या होती है, मैं शॉर्ट करके थोड़ा लिख लेता हूँ इसको, ताकि आप लोगों को दिखने में आसानी रहे। टेबल बनाते हैं, यह आपका 0 डिग्री है, यह आपका कितना आ जाएगा 30 डिग्री, पाई की फॉर्म में लिखते हैं, π/6, π/4, π/3 और π/2। ठीक है, साइन थीटा की अगर बात करें, साइन ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स, काफ़ी आप इतना। ठीक है, तो यहाँ पे 0 पे आपका क्या होता है, साइन 0 होता है। यहाँ पे आपके पास होता है 1/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे √3/2। वही चीज़ यहाँ पे उल्टी हो जाती है, कॉस यहाँ पे होता है 1, यहाँ पे आता है आपका √3/2, और यहाँ पे 1/√2, और यहाँ पे 1/2। उसी तरीके से अगर tan की बात करें, ठीक है, tan x की बात करें, तो tan 0 तो 0 होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1/√3, फिर आपका 1 आ जाएगा, फिर √3। तो इस तरीके से मेरे पास क्या होती है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है। वही चीज़ हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, साइन इनवर्स -1/2 इस किस तरीके से सॉल्व होगा। तो देखिए हम किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1/2 देखा, तो प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, प्रिंसिपल वैल्यू क्या चीज़ होती है। प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा रेडियन की फॉर्म में आप एंगल निकाल के छोड़ दोगे। ठीक है, आप ये जो 1/2 है ना, जनरल वैल्यू है, ये क्या है आपकी जनरल वैल्यू है। हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें इसे रेडियन की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल, जनरल वैल्यू हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, जो कि मिजरेबल नहीं रहती है। तो साइन इनवर्स 1/2 है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, माइनस आपका बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। और आपको पता है कि 1/2 किस कब वैल्यू होती है इसकी, यहाँ पर दिख ही रहा है, तो π/6 पे रहती है, तो -π/6 का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर बुक के तरीके से थोड़ा अगर एलेबोरेट करके चलें, तो यहाँ पे हम क्या मानते हैं, इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मानते हैं। तो साइन x की वैल्यू आती है 1/2। तो थोड़ा लॉन्ग तरीका आता है, तो आप शॉर्टकट कर सकते हो। ये क्वेश्चन मुश्किल से ही आएगा, तो 1 नंबर में आएगा MCQs में, तो वहाँ पर आपको उसको बड़ा मेथड पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ज़्यादा लॉन्ग लेके चलोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई नंबर ही 1 नंबर में आना है, 1 नंबर में आपको बताया आंसर लिखना है, तो फालतू माथा पिच्ची क्यों करनी है हमें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस इनवर्स √3/2, ये मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब यहाँ पे देखो चीज़ें सीखने को मिलने वाली है बहुत अच्छी। √3/2 की अगर बात करें, तो कॉस इनवर्स √3/2 मेरे पास दे रखा है, तो √3/2 कब होती है आपके पास वैल्यू बताओ। ये होती है आपके पास 30 डिग्री पे। कितने पे होती है, 30 डिग्री। और 30 डिग्री को हम क्या कहते हैं, π/6। क्या कहते हैं, π/6 कॉस की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगा π/6। आप बोलो सर कैसे आया, ये भी उन्होंने कहा था कि सर एनसीईआरटी में कहीं लिखा है, ऐसे कैसे कट जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने इससे पहले तो पढ़ा है पीछे। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं ज़्यादातर, ठीक है, इसको हम लेट कर लेते हैं कि मेरे पास सपोज यहाँ पर दे रखा है कॉस इनवर्स x की वैल्यू मेरे पास दे रखी है, या आप चलो 1/2 मान लेते हैं, 1/2 दे रखी है, और यहाँ मैंने x मान लिया। ठीक है, तो जो 1/2 है बच्चों, वो क्या होता है, 1/2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ x होता है। क्लियर हो गया। और यहाँ पे हमारे पास वही वैल्यू हम लेके चलते हैं कि कॉस 1/2 कब हो गया आपके पास, π/3 पे होती है, तो लेके चलेंगे यहाँ पे। तो जो इधर जो वापस आता है तो वो कंडीशन x क्या आती है, तो इसलिए वो वैल्यू मैंने वहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा माइंड करने की ज़रूरत नहीं है,
1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना एलेबरेट, तो पाई/6 आंसर आ जाएगा। लेकिन पाई/6 को एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पाई/6 आपका इसकी रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसकी जो रेंज होती है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 0 से पाई होती है कॉस की, तो 0 से पाई के बीच में लाइज करना चाहिए। तो कर रहा है तो मतलब आंसर आपका करेक्ट है। अगर लाइज नहीं कर रहा है तो हमें कुछ इसमें क्या करना पड़ेगा, एडिशनल चीज़ें जोड़नी या घटानी पड़ेगी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कॉसेक इन्वर्स 2, कॉसेक इन्वर्स 2। अगर मैं साइन की बात करूं तो साइन में मेरे पास क्या होता है, कॉसेक का 1/2 कब होगा, 1/2 आपकी वैल्यू होती है 30 डिग्री पे। कितनी पे होती है, 30 डिग्री पे। तो ये भी आपकी जो वैल्यू होगी ये भी कितनी होगी, पाई/6 पे हो गया, आंसर आ गया। क्योंकि इसकी रेंज भी क्या होती है, -1/, इसकी जो रेंज होती है आपकी -π/2 से π/2 होती है, तो वो उसके बीच में लाइज कर रहा है, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो छोटा सिंपल 10 का सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका लेते हैं कॉस इन्वर्स का। कॉस इन्वर्स -1/2, कॉस इन्वर्स -1/2। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, अब यहाँ नॉर्मल जो हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, तो यहाँ पे क्या होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉस ऑफ थीटा होता है, पॉजिटिव लेके चलते हैं। लेकिन यही कंडीशन अगर मेरे पास इन्वर्स में आ जाती है तो मैं क्या करता हूँ, पाई माइनस कॉस इन्वर्स थीटा, यही चीज़ हम लोग करते हैं। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। 1/2 की अगर मैं बात करूँ तो 1/2 आपका होता है π/3 पे। किस पे होता है, π/3 पे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पाई माइनस कॉस इन्वर्स π/3, इस तरीके से क्वेश्चन बाहर आएगा। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से सिंप्लीफाई किया। अब कॉस इन्वर्स π/3 है, तो यहाँ पे अभी हम लोग वही चीज़, इसको अगर हम सेपरेट सॉल्व करें, क्या करें, सेपरेट सॉल्व करें जैसे हम इनको कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपका π/3 बच जाता है। क्या बच जाता है, π/3 बच जाता है। तो पाई माइनस π/3 यानी कि अब आंसर कितना आ गया, 2π/3। ठीक है, तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अब आप बोलोगे सर π/3 आंसर क्यों नहीं हुआ, π/3 आंसर क्यों नहीं हुआ, ये क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं देखूँ ना, यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आ रही है ना, वो मैं आपको बताता हूँ, -π/3 आ रही है। कितनी आ रही है, -π/3 आ रही है। और -π/3 लाइज करती है, नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि आपको पता है भाई इसका इंटरवल क्या होता है, 0 से पाई होता है। कोई भी नेगेटिव एंगल तो आ नहीं रहा। ठीक है, इसकी जो रेंज होती है, ठीक है, क्योंकि 0 पे देता है आपकी मैक्सिमम वैल्यू और पाई पे देता है मिनिमम वैल्यू, ये इसका फ़र्क है। ठीक है, तो इसके बीच में वो लाइज नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे उस बच्चे का डाउट था कि सर आपने तो कहा था कि कोऑर्डिनेट, यार 0 से पाई का मतलब है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये उसकी रेंज, यहाँ पे वो वैल्यू उस तरीके से देता है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ, क्योंकि यहाँ के 90 के बाद क्या आप सेकंड कोऑर्डिनेट आ जाएगा, सेकंड में तो नेगेटिव होता है, वो चीज़ नहीं है। आपको वो पॉइंट वहाँ पे नहीं बदलना है। ठीक है, यहाँ पे आपकी बात होती है रेंज की, क्यों इस रेंज में इसकी वैल्यू इस तरीके से होती है। क्लियर हो गया, क्योंकि देखो अब आप बोलो सर नेगेटिव कैसे होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, कॉस का ग्राफ कैसे होता है आपका, यहाँ से स्टार्ट होता है इस तरीके से। ठीक है, दूसरे तरीके में समझाऊँ, यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो भैया यहाँ से तो पॉजिटिव वैल्यू तो लेके चलता है, पॉजिटिव वैल्यू लेके चलता है। कहाँ तक, 90 तक आपको पॉजिटिव वैल्यू लेके जाएगा। 90 पे क्या हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा। उसके बाद नेगेटिव वैल्यूज चलती है। उसके बाद क्या चलती है, नेगेटिव वैल्यू कैसी, -1/2, -1/√2, -√3/2, और फिर लास्ट में आती है -1। लास्ट में क्या आती है, -1। तो वो मतलब है उसका। यहाँ पे एंगल का मतलब नहीं है, वैल्यू तो बच्चों नेगेटिव ही देगा। 90 से 180 के बीच में कॉस थीटा नेगेटिव वैल्यू ही देगा। ठीक है, पर यहाँ पे उसको उस वे में ना समझें। ठीक हो गया, तो ये आपका आ गया 2π/3। अब आप चेक कर लो, ये आपकी इसके इंटरवल में लाइज करेगा। तीसरी चीज़, ये क्वेश्चन हो गया। छठा क्वेश्चन करते हैं, ये आपका है tan इनवर्स -1। आपको पता है ये तो सिंपल ही होता है। तो tan इनवर्स -1 आ गया यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे 1 कब होती है, आगे π/4 पे होती है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ -π/4। और आपको पता है -π/4 10 के इंटरवल में लाइज करता है, बिल्कुल करता है। तो ये आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपके पास सेम क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करने हैं। ईयर 9 वाला मैं कर लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन फिर से क्रिएट ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। देखो कॉस इनवर्स -1/√2, ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा है। 1/√2 की अगर बात करें तो ये आपका π/4 पे होता है। किस पे होता है, π/4 पे होता है, यानी कि 45 डिग्री पे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको कॉस इनवर्स -π/4 अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉपर्टी के तो विरुद्ध जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स π/4। और इसको सॉल्व करके हमारे पास तो π/4 ही आना है। जब इसके सॉल्व करके π/4 ही आना है, तो यानी कि पाई माइनस π/4।
ठीक है। तो अब आंसर क्या आ जाएगा 3π/4, जो कि आपके इंटरवल में लाइज 100% करेगा। यहाँ पे -π/4 अगर हम आंसर निकाल के छोड़ देते तो बच्चों वो लाइज ही नहीं करता, वो चीज़ लाइज ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि भाई नेगेटिव एंगल आ रहा है, और आपको पता है जो एंगल है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है आपका कॉस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, सेकंड में नेगेटिव रहता है, उसकी वैल्यूज नेगेटिव रहती है। ठीक है, एंगल तो अपने हिसाब से चल रहे हैं, एंगल की कोई दिक्कत नहीं है। एंगल तो आपका 30, 40, 90, 110, 100 वो नॉर्मल चल रहे हैं, उनको हम नेगेटिव नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, उनकी वैल्यूज़ नेगेटिव चलती है उसकी। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। तो 3π/4 ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो चीज़ तो क्लियर हो गई भैया। अब क्वेश्चन नंबर 11 पकड़ते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये तो अब सिंपल है, सेम ही क्वेश्चन है, सेम टाइप क्वेश्चन का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, यहाँ से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं ताकि नीचे स्पेस हमारे पास बच जाए। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2, ठीक है, प्लस sin इनवर्स -1/2। क्लियर हो गया। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है। tan इनवर्स 1 की बात करो बच्चों, तो यहाँ पे मेरे पास सिंपल बच जाएगा π/4। ठीक, कैसे बचेगा वो मैं आपको बता चुका हूँ। cos इनवर्स 1/2 है, तो मैं यहाँ पे देखो अब अलग अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, cos इनवर्स -1/2 है, तो अभी हम रूल के अकॉर्डिंग क्या पढ़ रहे थे, पाई माइनस और 1/2, इसकी वैल्यू कब होती है आपकी 60 डिग्री पे होती है। 60 को हम कहते हैं π/3। तो अब वैल्यू आपकी क्या आ गई 2π/3। क्या गया 2π/3। उसी तरीके से sin 1/2 की बात करें, sin 1/2 आपका किस पे होता है 30 डिग्री पे होता है, यानी कि π/6 यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, तो -π/6 आंसर आ जाएगा इस वाले पार्ट का। और इस वाले पार्ट का कितना आ गया आपका 2π/3, तो प्लस 2π/3 और इसकी अगर बात करें तो आपका कितना आ जाएगा -π/6। भाई इतना ही काम था, सॉल्व हो गया, कुछ नहीं करना। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो या सॉल्व कर जैसे मर्जी वैसे कर लो। ठीक है, जैसे आप इसके एलसीएम लोगे तो तीनों का एलसीएम कितना आ रहा है 12 आ रहा है। कितना आ रहा है 12, 4 3 12। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं भैया। क्या आ रहा है यहाँ पे 12 है तो भैया 3π आ जाएगा। ठीक है, प्लस 4 3 12, 4 8π यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 है तो -2π आ जाएगा, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ऊपर से सॉल्व करते हैं, इस लोगों को हमारे पास क्या आता है 6 और 3 9, 9π/12। 9π/12 मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप बोलो सर 9π/12 इंटरवल में लाइज करेगा, तो आपको इंटरवल में लाइज नहीं करवाना है, वो ऑलरेडी लाइज है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, फिर इस क्लास को एंड करते हैं। 12 आप लोगों के होमवर्क में सिंपल सा है, 14 करते हैं। देखिए tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, इसको अगर सॉल्व करते हैं √3 आपका किस पे होता है π/3 पे आपका √3 होता है माइनस, और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा पाई माइनस sec2 कब होता है आपका, ये भी किस पे होता है 60 डिग्री पे होता है, यानी कि मैं यहाँ पे क्या π/3 लेके चलते हैं। तो π/3 मेरे पास बाहर है, माइनस चंद दे रखा है तो 2π/3 आ गया, 2π/3 आ गया। तो पाई माइनस 2π/3, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा π/3। तो ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करना है बच्चों, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगली क्लास में आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम पूरी 1 घंटे क्लास आएगी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और पूरी आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को ख़त्म कर देंगे उस क्लास में। ठीक है, तो यहाँ तक जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय।